नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पंचम गणतंत्र में मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति है, उसकी क्या भूमिका है, उसके संगठन और कार्य क्या हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। दुनिया के मंत्रिमंडलों में जितनी चर्चा फ्रांस के मंत्रिमंडल की हुई है, उतनी चर्चा किसी अन्य मंत्रिमंडल की नहीं होती जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडलों के बार बार विघटन की। तृतीय गणतंत्र का जो संविधान था, 1870 से 1940 तक के कालखंड में मंत्रिमंडल 91 बार विघटित किए गए और उस कालखंड में मंत्रिमंडलों का कार्यकाल मात्र 9 महीने रहा। इसी प्रकार चौथे गणतंत्र के समय भी 1946 से 1958 तक का जो केवल 20 वर्ष, जो 12 वर्ष का जो कालखंड था, उसमें 23 बार मंत्रिमंडलों का विघटन हुआ और उस समय मंत्रिमंडलों की आयु मात्र 6 महीने थी। इस प्रकार आलोचकों का ये कहना है कि फ्रांस में मंत्रिमंडलों को उसी प्रकार से विघटित कर दिया जाता है या उतारा जाता है जैसे हम अपनी कमीज़ उतारते हैं। इसी तरह आलोचक ये कहते हैं कि फ्रांस में 8 महीने संसद का शासन रहता है और 4 महीने मंत्रिमंडल का शासन रहता है, मंत्रिपरिषद का शासन रहता है। इस प्रकार तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों में मंत्रिपरिषदें बहुत ही अस्थिर रहीं, उनका कार्यकाल बहुत अनिश्चित और बहुत ही अल्प रहा था। इस कारण फ्रांस के शासन में कभी भी स्थिरता और स्थायित्व नहीं आ पाया। इन मंत्रिमंडलों के बार बार विघटन के पीछे जो मुख्य कारक उत्तरदायी था, वो था फ्रांस की दलीय प्रणाली की विशेषताएं। फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका जहां आदर्श द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण कहे जाते हैं, वहीं यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। जब संसद के प्रथम सदन के चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली के जब चुनाव होते हैं, तो बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव जीतकर अपने सदस्यों को संसद में भेजते हैं। इस प्रकार बहुत सारे सदस्यों की, राजनीतिक दलों के सदस्य जब संसद में आ जाते हैं और किसी भी दल का सदन में बहुमत नहीं रहता, तो वे बार बार दबाव बनाते रहे मंत्रिमंडलों पर और यही कारण रहा कि इस बहुदलीय शासन व्यवस्था के कारण और दलों के जो आंतरिक सुगठन और अनुशासन और दलीय लोकतंत्र के अभाव के कारण और मंत्रिमंडलों के दलीय निष्ठा में कमी के कारण फ्रांस के मंत्रिपरिषदों का कार्यकाल बहुत ही संक्षिप्त रहा था। फ्रांस की बहुदलीय प्रणाली या दलीय प्रणाली की इन्हीं कमज़ोरियों के कारण और उनसे सीख लेते हुए पंचम गणतंत्र के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय सभा मंत्री परिषद का जल्दी से विघटन नहीं कर पाए और यही कारण रहा कि पंचम गणतंत्र के संविधान में मंत्रिमंडलों का वो विघटन देखने को नहीं मिला जो पिछले 250 वर्षों से भी अधिक समय तक जो है वो देखने को मिला था। फ्रांस के मंत्रिमंडल के यदि संगठन की हम बात करें, तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद को लिया जाता है, मंत्रिपरिषद के नामों की घोषणा की जाती है।
संविधान यह घोषणा करता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं हो सकते, और यदि वे संसद के सदस्य होते भी हैं तो मंत्रिमंडल में आने के बाद, मंत्रिपरिषद में लिए जाने के बाद उन्हें संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से संसदात्मक शासन की जो विशेषता होती है, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है सदस्यता के रूप में, वह घनिष्ठ संबंध फ्रांस में नहीं पाया जाता। और यही कारण है कि व्यवहार में इस प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण कि संसद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, सामान्यतः व्यवहार में वहाँ पे विशेषज्ञों को या वरिष्ठ लोक सेवकों को ही मंत्रिमंडल में उनकी विशेषज्ञता के स्थान पर उनको चुन लिया जाता है, और इस प्रकार से वहाँ की मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञता का समावेश हो जाता है। इन मंत्रियों का जनता से सीधा संपर्क नहीं होता, ये चुनाव लड़कर के नहीं आते, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक क्लोज्ड क्लब होता है, एक बंद समिति के समान होती है, जिसका कि जनता के साथ सीधा संपर्क कभी भी नहीं होता है। जैसा संपर्क भारत और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्यों का निरंतर जनता के साथ बना रहता है, क्योंकि उन्हें प्रति 5 वर्ष बाद वोट मांगने के लिए, जीतने के लिए, अगला चुनाव जीतने के लिए जनता के पास जाना होता है, इसलिए वे निरंतर अपने निर्वाचकों के और मतदाताओं के संपर्क में रहते हैं और राजनीति का एक जनाधार बना रहता है। यह व्यवस्था फ्रांस के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ के जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो व्यवहार में यह देखा गया है कि सामान्यतः अपने अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं, लोक सेवक होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में संविधान मौन है, और व्यवहार में यह प्रधानमंत्री तय करता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। मंत्रिपरिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री, तथा वे मंत्री जो कि किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं हैं, अर्थात राज्य मंत्री। विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वे एक प्रकार की अंतरंग मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, और यह एक प्रकार से मंत्रिपरिषद की विधायी शाखा भी कह सकते हैं। इस अंतरंग मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है वो अनौपचारिक है, क्योंकि इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और इनका संबंध विधायी कार्यों से होता है। जबकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान में उल्लिखित जिस मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, और वह राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति के महल में, आवास में ये बैठकें आयोजित की जाती हैं। मंत्रिपरिषद के जहाँ तक कार्य और शक्तियों का उल्लेख है, तो वहाँ के संविधान का अध्याय 3 सरकार को संबोधित करता है। उसका शीर्षक है सरकार। सरकार का तात्पर्य प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, उसकी मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद का जो कार्य है वो सरकार की नीतियों का निर्धारण करना है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी अंतरंग बैठक में मंत्रिपरिषद या सरकार की नीतियों को तय करके संसद के अधिवेशन के दौरान उन्हें प्रस्तुत करते हैं, और राष्ट्र को सरकार की नीतियों से अवगत करवाते हैं। सरकार की इन घोषित नीतियों के प्रति यदि संसद का विश्वास नहीं रहता है, तो राष्ट्रीय परिषद उसमें, जैसा कि अनुच्छेद 49 ये कहता है कि निंदा प्रस्ताव पास कर सकती है इन घोषित नीतियों के में विश्वास न रहने के कारण। और यदि यह निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है
सदन में बहुमत से, तो प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र, अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद जो है वो यद्यपि संसद के सदस्य नहीं हैं, किंतु फिर भी राष्ट्रीय सभा के पास, संसद के इस प्रथम और निम्न सदन के पास निंदा प्रस्ताव पास करने की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को समय से पूर्व ही अपदस्थ कर देते हैं। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो फ्रांस के संसद के साथ ही 5 वर्ष तक रहता है, और क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, और राष्ट्रपति जब अपने निर्वाचन के पश्चात कार्य ग्रहण करता है तब वह अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की निर्माण और उसकी घोषणा करता है। राष्ट्र का संपूर्ण प्रशासन और सैन्य शासन को ठीक प्रकार से चलाना यह वहाँ के मंत्रिपरिषद का ही दायित्व है। देश में कब सैन्य शासन लागू किया जाएगा, यह राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही किया जाता है। सैनिक कानून का पुष्टिकरण यद्यपि संसद के द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से मंत्रिपरिषद को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वित्त के क्षेत्र में भी यदि संसद 70 कार्य दिवसों के भीतर यदि उस बजट प्रस्ताव को पारित नहीं करती है, तो मंत्रिपरिषद के पास यह अधिकार है कि वह अध्यादेश के माध्यम से बजट या वित्त विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करवा सकती है। यद्यपि इन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 8 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जनमत संग्रह करवाना, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा का विघटन, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देश में आपातकाल लागू करवाना, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत संसद को संदेश भेजना, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत संधियों का अनुसमर्थन करना और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत संविधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन करना। इन सब को छोड़कर, केवल इन अनुच्छेदों को छोड़कर के अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात प्रधानमंत्री और तत्संबंधी मंत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ कार्यों को छोड़ करके अन्य कार्यों में राष्ट्रपति के साथ मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री भी अंतिम रूप से सहभागी होते हैं। फ्रांस के मंत्रिमंडल की यदि विशेषताओं की बात करें तो यह विशेषताएं ऐसी हैं जो संसदात्मक देशों में नहीं पाई जाती हैं। इसमें पहला है प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति का कारण ये है कि फ्रांस में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति पाया जाता है जो अपनी शक्तियों का वास्तविक उपभोग करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तो राष्ट्रपति के मात्र प्रधान लिपिक और लिपिक की तरह ही कार्य करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नहीं करते, वरन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का यह विशेष अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ उसकी पदच्युति भी कर सकता है, और यद्यपि मंत्रिपरिषद के चयन में भी वह प्रधानमंत्री का परामर्श लेता है, किंतु इस परामर्श को मानना उसके लिए आवश्यक नहीं है। इस तरह से मंत्रिमंडल के संदर्भ में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही दुर्बल है। दूसरा जो विशेषता है वो है संसद की दुर्बल स्थिति। संसदात्मक देशों में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों की स्वामिनी होती है, किंतु फ्रांस में संसद को एक दुर्बल संसद के रूप में
बनाया गया है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को वित्त विधेयकों के क्षेत्र में भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और ये वित्त विधेयक यदि पारित किए भी जाते हैं और संसद यदि इन्हें बहुमत से पारित नहीं कर पाती तो अध्यादेश के माध्यम से इन्हें पारित कर दिया जाता है। इस तरह से संसद को महत्वपूर्ण शक्तियों की स्वामिनी फ्रांस में नहीं बनाया गया है। उत्तरदायित्व। संसदात्मक शासन की ये एक विशेषता होती है कि फ्रांस में एक विशेषता होती है कि मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह जो सामूहिक उत्तरदायित्व है यह मंत्रिमंडल को एकजुट रहता है और मिलजुल कर अनुशासन से कार्य करने में मदद करता है। किंतु फ्रांस में मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि संसद जो है वो मंत्रिमंडल को निंदा प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से भंग नहीं कर सकती है, और उसकी शक्तियां भी उतनी महान नहीं हैं। इस तरह से उत्तरदायित्व की दृष्टि से फ्रांस में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, वरन प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। इसलिए वे एक समूह में कार्य करने की बजाय अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका। ये हम प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति वाले बिंदु में देख ही चुके हैं कि फ्रांस में राष्ट्रपति ही शासन की धुरी होता है और वास्तविक शक्तियों का स्वामी भी होता है। फ्रांस में जो दलीय स्थिति, जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में ही देखा था कि फ्रांस में राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं हैं, फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है और बहुत सारे राजनीतिक दल वहाँ पे चुनावों में अपने सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। कोई भी एक दल बहुमत प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। फ्रांस में दलीय अनुशासन का अभाव है और इसलिए वहाँ पर सामान्यतः गठबंधन सरकारें बनती हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यह ध्यान रखते हैं अपने सरकार के में मंत्रियों को चुनने के समय कि सभी दलों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए, ताकि सभी दलों को साथ लेकर के कार्य किया जा सके। ये जो गठबंधन सरकार है ये संसदात्मक शासन के विपरीत एक फ्रांस में एक अलग तरह की विशेषता है। और प्रशासनिक विशेषज्ञता, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह वहाँ की विशेषता है। और यदि वे संसद के सदस्य नहीं होंगे तो फिर फ्रांस में व्यावहारिक स्थिति ये है कि लोक सेवा के वरिष्ठ विशेषज्ञ और लोक सेवक ही मंत्रिपरिषद में आते हैं, और वहाँ सामान्यतः ऐसा होता है कि मंत्रिपरिषद में अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद फिर से वे लोक सेवा में चले जाते हैं। इस प्रकार फ्रांस में विभिन्न विभागों के प्रमुख भी पूर्व लोक सेवक ही होते हैं और उनके नीचे कार्य करने वाले भी लोक सेवक भी होते हैं। इस प्रकार से उस विशेषज्ञता के आड़ में वहाँ पर लोकप्रिय सरकार का जो एक महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली का, वो वहाँ पर नहीं पाया जाता है। अब यदि हम ब्रिटिश और फ्रेंच कैबिनेट प्रणाली की यदि हम तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन संसदात्मक शासन की जननी कहा जाता है। वहाँ पर राष्ट्र का जो प्रधान है वो एक नाम मात्र का शासक है, किंतु फ्रांस में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति वास्तविक शासक है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जबकि फ्रांस में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद के सदस्य आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं, किंतु फ्रांस में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं हो सकते। ब्रिटेन में एक ही दल की सरकार बनती है, किंतु फ्रांस में गठबंधन सरकार बनती है और सभी दलों का प्रतिनिधित्व उसमें लिया जाता है। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद का लोक सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि फ्रांस में मंत्रिपरिषद का सदस्यों का अपना अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है।
ब्रिटेन के मंत्रिमंडल लोकप्रियता के आधार पर मंत्री बनते हैं, जबकि फ्रांस में प्रशासनिक विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाता है। इस प्रकार से यद्यपि वहाँ के फ्रांस के संविधान में कैबिनेट प्रणाली का उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का और प्रधानमंत्री का उल्लेख है, किंतु वहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उन गुणों से युक्त नहीं है जो किसी भी संसदात्मक शासन में कैबिनेट के गुण माने जाते हैं। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वहाँ की मंत्रिपरिषद और वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने वाली संस्थाएं मात्र हैं। राष्ट्रपति ही वहाँ शासन की महत्वपूर्ण धुरी है। नमस्कार।